हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल वंश के संबंध में हम जानेंगे, मुगल शैली। और इस टॉपिक का मेन मकसद मेरा बनाने का यही है कि हमें सबसे सबसे पहले हमें थ्योरी पढ़नी है। पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे। उस क्रम में आप देखोगे ये थ्योरी लिखी हुई है पूरी, नीचे तक आप देखेंगे ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है मुगल की। मुगल शैली जो हमारी RTGT PGT में पूछी जा रही है, KVS में, DSSP में, जहाँ पर भी ये पूछी जाती है, इसकी पूरी थ्योरी मैंने बना रखी है। तो साथ ही इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जो पूर्व में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। आप देखेंगे तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पुराने क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब पुराने क्वेश्चन में इसमें मेंशन करने का मेरा मकसद यह है कि जब हम पुराने क्वेश्चनों को वन लाइनर में तैयार करेंगे यहाँ से और देखेंगे कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ऊपर, वो क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और उस क्वेश्चन को किस किस तरीके से घुमा के वो बार बार एग्जामिनर हमसे पूछता है। एग्जामिनर वैसे फेमस चीज ही पूछता है ज्यादातर, लेकिन उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। अब वही चीजें वही हैं, नए क्वेश्चन तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं और उनको थोड़ा सा घुमा देते हैं वो, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो हमें यही है, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे एक एक करके। आपको इस चैनल पर पूरी क्रम वाइज वीडियो मिलेंगी, पूरी क्रम वाइज, कहीं भी भटकने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे मुगल वंश में पढ़ेंगे हम, मुगल वंश के बाद बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, जहांगीर को पढ़ेंगे, शाहजहां को पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, दारा शिकोह को पढ़ेंगे, औरंगजेब को पढ़ेंगे। फिर मुगल शैली की विशेषताओं से कौन कौन से क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है जी, एक एक करके पढ़ेंगे। और उनकी टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए आज हमने मुगल वंश में बाबर को पढ़ा, तो बाबर से उसके हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद पुराने क्वेश्चन कहाँ से पुट अप करें अब तक, और बार बार किन क्वेश्चनों को पूछ रहा है, वो सारी चीजें हम इसमें क्लियर करते चलेंगे। हर देखोगे आप यहाँ पर मैंने पुराने क्वेश्चनों को, फिर मैंने बाबर लिया है, बाबर में मैंने बाबर की थ्योरी यहाँ लिख रखी है ऊपर। बाबर की थ्योरी के बाद यहाँ पर बाबर से संबंधित जो भी अब तक जहां भी जिस भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सबको मेंशन किया है। इसके बाद फिर हुमायूं में आप देखेंगे तो हुमायूं को पढ़ रहे हैं हम, थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी पढ़ने के बाद पुराने क्वेश्चन हुमायूं के बारे में कहाँ से पूछे गए हैं, ये सारे पुराने क्वेश्चन, तो वन लाइनर में इनको पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, वन लाइनर पुराने क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, तो हमारी आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपको पता लग जाएगी कि हुमायूं है, बाबर है, शाहजहां है, अकबर है, इनमें क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या फेमस चीज है इनके टॉपिक्स में, इन्होंने क्या अच्छी चीजें करी हैं जो एग्जामिनर बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को पूछता है, लेकिन हम परीक्षा में उनको भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है नहीं। तो उनका बेस जानेंगे। क्वेश्चनों को देखो, एक ही क्वेश्चन होगा, मैंने मेंशन करा है, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार किस तरीके से घुमा के पूछा है ये भी मैंने मेंशन करा है, ठीक है। तो आगे की कंटिन्यू प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगी, अच्छी तरीके से वीडियो मिलेगी। बस आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, क्रम वाइज टॉपिक पे चलेंगे। ऐसा नहीं कि आज मुगल वंश पढ़ा दिया, कल पता प्रागैतिहासिक काल पढ़ा दिया, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको क्रम में मिलेंगे, एक ही समय पे वीडियो मिलेगी। समय पर भी उपलब्ध नहीं हो जाती है तो उस दिन तो आपको जरूर मिल जाएगी। तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बाबर से, मुगल वंश से। तो मुगल वंश को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुगल वंश का जो समय है वो 1526 से
1857 ईस्वी। ये भी पूछ सकता है आपको मुगल वंश का समय 1526 और 1857 दे देगा विकल्प में, या इसी को इस तरीके से दे देगा 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को ही समय को याद रखना है। अब एक एक क्रम में शासक को देखेंगे हम, ठीक है। तो बाबर, सबसे पहले बाबर को देखते हैं। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? फरगना में। मृत्यु 1530 ईस्वी में। शासनकाल 1526 से 30 ईस्वी तक। मकबरा कहाँ था? पहले आगरा में था, उसके बाद वर्तमान अब जो मकबरा है इनका काबुल में है। महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में जानते हैं जहां क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी देख लेते हैं। मुगल वंश के संस्थापक थे ये, ठीक है। मुगल स्थापत्य कला का प्रारंभ भी इन्होंने किया है। देखो, स्थापत्य कला के आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो आपको शाहजहां मिलेंगे, ये मुगल कला का स्वर्णकाल रहेगा इनके में, और मुगल कला का पतन भी आरंभ इनके में हो चुका था। आरंभ मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी इनके समय में रहा, लेकिन यहाँ पर बाबर को कह रहा है मुगल स्थापत्य कला का प्रारंभ इन्होंने कराया, ठीक है। वंश के जो संस्थापक थे बाबर, उन्होंने ही मुगल स्थापत्य कला का प्रारंभ कराया। तो जैसा क्वेश्चन जैसा विकल्प वैसा ही आपको आंसर देना है। अगले थोड़ा सा हुमायूं के बारे में जानते हो। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं। जन्म 1508 ईस्वी में होता है इनका। जन्म स्थान जो इनका नहीं मिल रहा है इसमें। तो मृत्यु 1556 में। शासनकाल 1530 से 40 ईस्वी तक। मकबरा इनका दिल्ली में था। निर्माण हाजी बेगम ने कराया था, जो इनकी पत्नी थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं इनके में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मुगल शैली की नींव किसने रखी? तो हुमायूं ने, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ? अमरकोट में। मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी। शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। मकबरा सिकंदरा आगरा में, ठीक है। अब इनके महत्वपूर्ण तथ्य जहां जो क्वेश्चन पूछता है, मुगल शैली का जन्म, मुगल शैली की स्थापना। अगर क्वेश्चन पूछता है मुगल शैली का जन्मदाता कौन होता है? शैली का जन्मदाता, वंश का नहीं, शैली का जन्मदाता अकबर। अब स्थापना किसके समय में हुई? तो स्थापना भी अकबर के समय में हुई। किसकी? मुगल शैली की, ठीक है जी। आगे देखते हैं और इनके बारे में। इनको साहित्य कला का स्वर्णकाल रहा, इनके समय में साहित्य कला का स्वर्णकाल रहा, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। अगला देखते हैं जी, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 1627 में हुआ। शासनकाल 1605 से 27 ईस्वी तक रहा। मकबरा इनका शाहदरा लाहौर में। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल, कला का नहीं, चित्रकला का, ये भी ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन समझ के आंसर देना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। याद करने से ज्यादा आप इस बात पे ध्यान दो कि क्वेश्चन को समझ, पकड़ क्वेश्चन पे आपकी होनी चाहिए। अगर जिसने पकड़ बना ली उसके लिए सब चीजें आसान हो जाती हैं। पूछ क्या रहा है इस पे ध्यान दो। क्वेश्चन को परीक्षा हॉल में बैठो, क्वेश्चन को बहुत समय होता है, उसको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, तब उसका विकल्पों को पढ़ो 2-3 बार, तब उसका एनालाइज करो और सोचो ये चीजें हमने कहाँ पढ़ी है। जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको, थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ दो, अपना आप सही हो जाएगा अगर चीजें पढ़ी हैं। जहांगीर पढ़ लिए, उसके बाद हम शाहजहां को पढ़ेंगे, जिसका थोड़ी सी बेसिक जानते हैं। जन्म 1592 ईस्वी में। मृत्यु 1666 ईस्वी में। शासनकाल 1627 से 58 ईस्वी तक। मकबरा ताजमहल आगरा। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी इनके समय में रहा। मुगल कला का स्वर्णकाल। अब यहाँ पर कला का भी स्वर्णकाल, ऊपर चित्रकला का स्वर्णकाल था जहांगीर के समय में, और ये हम पढ़ रहे हैं शाहजहां को, इनमें कह रहा है मुगल काल का स्वर्णकाल, मुगल काल का स्वर्णकाल, ठीक है।
पूरे मुगल काल का स्वर्णकाल किसके समय में रहा? पूरा अगर मुगल काल देखेंगे तो उनके समय का पूरा जो मुगल काल का स्वर्णकाल वो रहा हमारा शाहजहां के समय में। एक क्वेश्चन ये भी पूछता मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी किसके समय में रहा? शाहजहां के समय में। अब औरंगजेब देखते हैं। औरंगजेब 1618 ईस्वी में, मृत्यु 1707 ईस्वी में, शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। इसके बाद मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। मुगल काल का हंता, हंता का मतलब अंत, या जिसे कहें बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई इनके समय में, बिल्कुल खत्म होगी जो हमारी कला थी, मुगल शैली जो थी, इन्होंने बिल्कुल इनके समय में खत्म हो गई। हंता आए, समाप्त आए तो, लेकिन प्रारंभ जब आएगा कि प्रारंभ किसके समय में हो गया था, ठीक है, तो प्रारंभ को आप, ठीक है, देखेंगे। इसके बाद प्रारंभ शाहजहां में हो जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत गहराई में जाके क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको ही थोड़ा सा घुमा देते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब थोड़ा सा समझ के चलेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, मुगल काल की अगर नींव पूछता है तो हम क्या सही करेंगे? हुमायूं। मुगल शैली की स्थापना अगर पूछता है तो क्या सही करेंगे? अकबर। मुगल साहित्य कला का स्वर्णकाल पूछता है तो अकबर। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल पूछता है तो जहांगीर। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। मुगल कला का पतन आरंभ हुआ तो शाहजहां। मुगल शैली का पतन यानी बिल्कुल हंता, खत्म, समाप्त हो गई, औरंगजेब। अब अगला क्वेश्चन बनेगा, मुगल कला में संगमरमर का युग, शाहजहां। संगमरमर का मतलब इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था संगमरमर से, तो इसीलिए इससे रिलेटेड कर लेना, शाहजहां, संगमरमर का युग। मुगल काल में लाल बलुआ पत्थर का, अकबर का। मुगल काल का पैतृगृह, मतलब यह शैली जो थी ये कहां से आई? मुगल वंश का जो पैतृगृह था, कला का पैतृगृह, वो क्या था? वो थी हिरात शैली, या इसी को हम ईरानी शैली कहते हैं, ठीक है, पूर्व पेटिका भी कह सकते हैं। मुगल शैली में चित्तन हेतु प्रथम पांडुलिपि, ये बहुत बार पूछी जाती है, पांडुलिपि बहुत महत्व, प्रथम हजमनामा। मुगल स्थापत्य का जन्मदाता अगर हम देखते हैं तो बाबर को माना जाता है, जैसे मैंने ऊपर। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल तो बिल्कुल रट लो, समझ लो, बार बार पढ़ते रहो इनको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब थोड़ा सा और जानते हैं, अभी हम इनकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, फिर एक एक करके हम बाबर को अलग पढ़ेंगे, हुमायूं को अलग पढ़ेंगे, जहांगीर को अलग पढ़ेंगे, उनके पुराने क्वेश्चन देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। मैंने सबको यूथ की बुक से सबको मेंशन करा हुआ, एक एक टॉपिक वाइज, एक एक शासक के क्वेश्चन निकाले हैं, उनको इसमें टॉपिक वाइज मेंशन करा हुआ है। सारे टॉपिक आपको इसी तरीके से मिलेंगे, इसी तरीके से आपको राजस्थानी शैली भी मिलेगी, आगे पहाड़ी शैली में भी इस तरीके के क्वेश्चन और थ्योरी मिलेगी, मतलब एक क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। और कलाकारों में भी मैंने सबको मेंशन करा, एक एक क्वेश्चन कहीं जहाँ भी परीक्षाएं हुई हैं वहां से उठाया है, क्वेश्चन को लिखा है, ऊपर थ्योरी लिखी है, नीचे क्वेश्चन लिखे हैं पुराने, उनको देखा है कि इसमें क्या फेमस चीज है जो बार बार इन क्वेश्चनों को पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। ये गारंटीड है कि आपका लगभग 90% मैं इस थ्योरी से बिल्कुल तैयार करा दूंगा, जिसमें आपकी थ्योरी भी रिवाइज होती रहेगी और पुराने क्वेश्चन भी साथ के साथ तैयार। तो वीडियो के साथ बने रहें। एक बार आपसे फिर निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अब थोड़ा सा और जानते हैं मुगल कालीन विशेषताएं। विशेषताओं से बहुत क्वेश्चन आते हैं, विशेष तो है ही विशेषताएं। अब थोड़ा जानते हैं पॉइंट वाइज। व्यक्ति चित्रण, या इसी को सभी बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं, कम का मुगल शैली में प्रमुख स्थान था। क्वेश्चन पूछ देता है सर्वप्रथम व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ, तो किस शैली में हुआ? मुगल शैली में हुआ।
ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि व्यक्ति चित्रण जो हुआ था वो मुगल शैली में ही हुआ था। ऑप्शन में दे देगा आपका पहाड़ी दे देगा, राजस्थानी दे देगा, ठीक है, पाल शैली दे देगा, तो आपको क्या याद रखना है, मुगल शैली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें ज्यादा ये यूं ही याद हो जाते हैं और ये बस इनको समझना होता है। अधिकांश व्यक्ति चित्र एक चश्म या अर्धमुख मुद्रा में बने। ये चश्म हर शैली में अलग अलग चश्मों का प्रयोग हुआ है, आप देखेंगे आगे भी। तो मुगल शैली में किस कैसे चेहरे बने हैं, एक चश्म या इन्हीं को हम अर्धमुख मुद्रा में। अब क्वेश्चन में दे देगा अर्धमुख तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक चश्म दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है किस शैली में किस चश्म में बने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब थोड़ा सा और जानते हैं, मुगल काल की 4 लिपि थी। वैसे तो क्वेश्चन पूछा मुगल काल में कितनी लिपियों का प्रयोग हुआ, तो मुख्य 4, जो एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है। अगर थोड़ा सा और गहराई में जा सकता है तो ये पूछ सकता है इनमें से कौन सी मुगल शैली में लिपि नहीं थी, तो इसके लिए हमें फिर ये भी जानना पड़ेगा। जैसे कूफी लिपि का प्रयोग हुआ, नक्श लिपि का प्रयोग हुआ, नस्ताक लिपि का प्रयोग हुआ, शिकस्त लिपि का प्रयोग हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको कैसा वीडियो लग रहा है ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताते हैं। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करके सभी किताबों को निकाल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और थ्योरी में ऐसी टॉपिक वाइज थ्योरी बनाई है कि इसमें ओवर कुछ भी नहीं है, बस आपको पढ़ते रहना। नोट, अगर नोट देखते हैं हम, अकबर तथा जहांगीर का सर्वश्रेष्ठ सुलेखक, अगर सुलेखक देखें तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। अगर सुलेखक पूछता है आपको तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। जहांगीर के अन्य प्रसिद्ध सुलेखक, जहांगीर जो शासक रहे हैं, जहांगीर जिनके चित्रकला का स्वर्ण काल रहा जिनके समय में, उनके प्रसिद्ध सुलेखक कौन कौन थे उनके समय में, मीर अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम खान। ठीक है, अगला देखते हैं, शाहजहां के प्रसिद्ध सुलेखक कौन कौन थे, मीर हासिम, जवाहर रहा। सुलेखकों की उपाधियां देख लेते हैं, ये बहुत कई बार पूछे गए हैं। अब्दुल समद राजी, इनको उपाधि की क्या क्या मिली, उपाधि सीरी कलम। कौन ने उपाधि प्रदान करी, हुमायूं ने। ठीक है जी, अगला चलते हैं, हुसैन कश्मीरी, ये भी एक सुलेखक थे, इनको क्या उपाधि प्रदान की गई, जरी कलम। उपाधि किसने प्रदान की, अकबर ने। फिर आते हैं मीर अब्दुल्ला, इनको क्या उपाधि मिली है, नुस्खी कलम की, किसने प्रदान करी, जहांगीर ने। अब्दुल रहीम फिर भी आते हैं, इनको क्या उपाधि मिली, अंबरी कलम की, किसने प्रदान करी, जहांगीर ने। फिर आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, उपाधि रोशन कलम की, उपाधि प्रदान करता जहांगीर। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा और चलते हैं और पॉइंट देखते हैं, मुगल शासकों के अन्य नाम, ये भी पूछ लेते हैं बहुत, जो भी मुगल शासक उनके अन्य अन्य क्या नाम थे, क्या उनकी उपाधि रही है। बाबर, बाबर का अन्य नाम या उपाधि देखें तो कलंदर, इनको क्या कहा जाता है, कलंदर। हुमायूं को क्या कहा जाता है, भाग्यशाली। अकबर को महान, जहांगीर को सलीम या इनको शेखो बाबा भी बोलते हैं, शाहजहां खुर्रम, औरंगजेब जिंदा पीर, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है जी, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको टॉपिक वाइज मेंशन करते रहो, आप लिखो इनको सबको, और एक आध दो चार बार पढ़ोगे सब याद हो जाएंगे। पुराने क्वेश्चन में भी साथ के साथ अभी तैयार करा देता हूँ आपको, जैसे आप पढ़ोगे आप देखोगे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या फेमस चीजें होगी। अगले देखते हैं, मुगल कालीन उपाधियां। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन देखोगे तो आप कुछ ना कुछ आप कुछ जरूर यहाँ से सीखे जाओगे आप। मुगल कालीन उपाधियां, उपाधियां इनमें कुछ फेमस उपाधियां हैं, लेकिन एक बार पढ़ते हम सभी को हैं। कुछ फेमस उपाधियां होती हैं जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये पूछी जा चुकी हैं और भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन हमें ये पढ़ना है सबको ही। जैसे उपाधि लिखी हुई है, प्राप्तकर्ता लिखे हुए हैं और प्रदानकर्ता लिखे हैं, किसने इनको प्रदान की है। जैसे कंठाभरणवाणी तानसेन ने को दी गई, अकबर ने प्रदान करी। जगत गुरु हरविजय सूरी अकबर प्रदान करता रहे। कविराज बीरबल
को प्रदान करी, किसने करी? अकबर ने। अमीर उल उमरा को किस नाम से प्रदान किया उपाधि थी उनकी? भगवान दास। किसने कहा? अकबर ने। एतमुद्दौला प्राप्त करदा मिर्जा गयास बेग, किसने? जहांगीर ने। खान सामा आसफ खां, जहांगीर। ये बहुत महत्वपूर्ण आएगी। नादिर उल अस, ये थी मंसूर के द्वारा, मंसूर को प्रदान करी गई। किसने प्रदान करी? जहांगीर ने। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आप देखेंगे इसको, ओल्ड क्वेश्चन मैंने मेंशन करे हुए हैं, अभी कराऊंगा क्वेश्चन। नादिर उल जमा किसने प्रदान करी? अबुल हसन ने। किसको? प्रदानकर्ता कौन रहे? जहांगीर। नादिर उल मुल्क क्या उपाधि? मीर सैयद अली को मिली, किसने करी? हुमायूं ने। सीधी कलम या इनको मीठी कलम भी लिख के आ सकता है, किसने प्रदान करी? किसको प्रदान करी गई? अब्दुल सनम सिराजी को, हुमायूं के द्वारा। शाह बुलंद इकबाल दारा सिको को किसने प्रदान करी? शाहजहां। गुण समुद्र प्राप्तकर्ता लाल खां, प्रदानकर्ता शाहजहां। मलिक ए जमानी प्राप्तकर्ता मुमताज महल, प्रदानकर्ता शाहजहां। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं। मुगल काल के चित्रण धरातल। अब धरातल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मुगल काल में जो हमारे धरातल थे चित्रकारी करने के लिए, वो क्या क्या तरीके के थे? जैसे कागज भी एक धरातल होता है, कागज पे भी चित्रकारी करते हैं, कपड़े पे भी करते हैं, भित्ति चित्रण पे भी करते हैं, हाथी दांत पे भी, बशीली के भी। अब देखेंगे तो क्या क्या धरातल थे इनके समय में। कागज पर चित्रण हुआ, कपड़े पर भी हुआ, भित्ति पर भी हुआ, हाथी दांत पे भी, बसली में भी। यानी 5 प्रकार के धरातल इनमें रहे हैं। वैसे क्वेश्चन में 4 प्रकार के देता है, यानी कागज को वो बसली मान लेता है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 4 याद रखने हैं। कागज को आप बसली में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये उसके लिए है। ऑप्शन में अगर बसली दिया हुआ और अन्य कोई और धरातल दे रखे हों, पूछ ले गई मुगल काल में किस पे चित्रकारी की गई, तो इसलिए लिखा हुआ है कागज और बसली एक ही है। कागज को की परतों से ही बसली तैयार होती है, चिपकाकर। तो कागज और बसली एक ही रहेगा मुख्य रूप से, बसली हो या कागज हो, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं मुगल काल के चित्रण धरातल। मुगल काल के चित्रों का धरातल प्राय 5 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? कागज, कपड़ा, भित्ति, हाथीदांत, बसली। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हजमनामा का चित्रण किस पर हुआ? कपड़े पर। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हजमनामा। हजमनामा से आपको आगे पढ़ोगे, पूरी डिटेल पढ़ोगे हजमनामा के बारे में, तो आप बने रहें चैनल, आपको सब कुछ मिलेगा। कागज के बारे में जानते हैं, कागज क्या है? मुगल काल में समरकंद से आने वाला कागज सुल्तानी कागज सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है जी, सुल्तानी कागज जो कि सर्वश्रेष्ठ था, समरकंद से आता था। ठीक है, पूछ लेगा मुगल काल में जो कागज था वो कहाँ से आता था, तो आप इससे क्वेश्चन बना लेंगे। अगला, अब मैंने इसमें मेंशन करा है कौन कौन से प्रकार के कागज होते हैं और कहाँ कहाँ से वो आयत होते हैं। ठीक है, देखेंगे दौलताबादी कागज दौलताबाद से आता था। खटाई कागज उत्तरी चीन के खटानगर से आता था। थ्योरी पढ़ेंगे हम, अभी देखेंगे इंपोर्टेंट क्या चीजें हो सकती हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से देखेंगे हमको, पुराने क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ना हमको सब कुछ है। खटाई कागज उत्तरी चीन के खटानगर से। आदिलशाही कागज बीजापुर से। हरीरी कागज रेशमी कागज। ये पूरी थ्योरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जा रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट कर दें। इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको फ्री है। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई जा रही है, पूरी थ्योरी लिखी हुई है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कोई भी कमेंट्स, किसी तरह का सुझाव है या कोई और कुछ इसमें चेंज चाहते हैं आप, जो मुझसे करवाना चाहते हैं कि सर इस तरीके की वीडियो बनाएं, वो भी मैं कर दूंगा, तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर अवगत कराएं। निजाम शाही कागज गोलकुंडा से। गोनी कागज तबरेज में बनाने वाला पीला कागज था ये।
मुखियारी कागज, पानी लगा हुआ कागज, रानी कागज, ठीक है। महाजल कागज, कालपीन में बना कागज, सियालकोटी कागज, पंजाब, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे। बस रिवीजन करना है आपको, ये रटने की कोशिश मत करो, समझना है, रिवीजन करना है, बार बार पढ़ते रहना, कंटिन्यू बनाए रखने हैं आपने। कपड़ा देखते हैं, कपड़ा क्या होता है? हजनामा के चित्र सूती कपड़े पर बने, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं चित्र रेशमी कपड़े पर भी बने। सूती कपड़ा या रेशमी कपड़ा कुछ भी आ जाए, हजनामा के चित्र किस पर बने, तो आपको ध्यान रखना है मुख्यतः तो सूती कपड़ा रहेगा। अगर दोनों विकल्प आ जाए, सूती कपड़ा भी आ जाए, रेशमी कपड़ा आ जाए, तो मुख्यतः आप सूती कपड़ा ही करोगे। अगर विकल्प में खाली कपड़ा ही आ जाए तो आप कपड़े को सही करोगे, अकॉर्डिंग टू विकल्प। बस क्वेश्चन को समझना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण देखेंगे तो मुगल काल में भित्ति चित्रण इटली की देन थी। मुगल काल में भित्ति चित्रण की जानकारी सर्वप्रथम अकबर के काल में मिली, प्राप्त होती है। पूछ लेगा सबका सर्वप्रथम भित्ति चित्रण का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया, तो अकबर सही हो जाएगा। अकबर ने अरब की सराय एवं फतेहपुर सीकरी में भित्ति चित्र बनाए। जहांगीर ने लाहौर में भित्ति चित्र बनाए। तो आपको ध्यान रखना है किस मुगल शासक ने कहाँ भित्ति चित्रों का निर्माण कराया, ठीक है। सर्वप्रथम किसने करा, और फिर उसके बाद अकबर ने करा तो कहाँ करा, जहांगीर ने करा तो कहाँ करा। तो अकबर ने तो अरब की सराय फतेहपुर सीकरी में कराए, जहांगीर ने लाहौर में कराए, ये ध्यान रखना है। हाथी दांत का भी चित्रण हुआ है। इसका प्रचलन यूरोप की नकल पर भारत में हुआ। कहाँ की देन थी ये? जैसे मुख्यतः हाथी दांत चित्रण यूरोप में होता था, लेकिन उसकी नकल हमारे यहाँ हुई। इसका प्रचलन यूरोप की नकल पर भारत में हुआ। इसे सर्वाधिक बढ़ावा जहांगीर व शाहजहां ने दिया। अब पहले क्वेश्चन में कि किस मुगल शासक ने सर्वाधिक हाथी दांत पे चित्रण कराया, तो आप जहांगीर सही करेंगे, क्योंकि स्वर्णकाल उन्हीं के समय रहा। अगर जहांगीर विकल्प में नहीं तो शाहजहां सही करेंगे, अकबर सही नहीं करेंगे। बसली देखेंगे। बसली होती क्या है? कागज की 3-4 परतों को चिपकाकर बसली तैयार की जाती है, ठीक है जी। इसको तैयार करने वाला बसलीहार कहा जाता है। जो इस बसली को तैयार करता है उसको हम बसलीहार कहते हैं। और बसली कैसे तैयार की जाती है? तो कागज की 3-4 परतों को चिपकाकर बसली तैयार की जाती है। अगला देखते हैं। अब इसमें भी एक देखो टिपाई। अब ये देखो यहाँ पर बसली बनी हुई है। अब बसली को कैसे कैसे निर्माण करते हैं? तो सबसे पहले टिपाई, जो हमारा प्रारंभिक रेखांकन होता है। सच्ची टिपाई, अंतिम रेखांकन होता है। रंगमेजी, चित्र में रंग भरना। गदकारी या ग्राइंडिंग, बसली को उल्टा करके कांच की तली से घिसते हैं इसको। अब घुलाई, उन्मीलन, फिनिशिंग, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे आपको पूरी की पूरी थ्योरी इसी तरीके से करनी है। अगर आपने पहले भी कहीं पढ़ी है तो अच्छा रिवीजन आपका होता रहेगा। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, उधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा फोकस करते हैं, पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू आपका रिवीजन होता रहेगा। इसके बारे में नोट देखते हैं। नोट क्या लिखा हुआ है? बसली को मुरक्का एल्बम लगाने की जिल्द साजी बाइंडिंग कहा जाता है। तो जो बसली होती है, बसली को मुरक्का को एल्बम भी कहते हैं, लगाने की जिल्द साजी बाइंडिंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इन मुरक्कों में चित्र लगाने वाले व्यक्ति को जिल्दसाज या साहफन कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे इतनी गहराई में पूछे तो जाते नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ने तो सभी पढ़ेगा, तभी हमारे विकल्प क्लियर होते हैं जब हम पूरी थ्योरी को अच्छी तरह से रिवीजन करते हैं और जो मुख्य चीजें होती हैं उनको अपने माइंड में सेट करके रखना है मुख्य चीजों को। अगला देखते हैं जी, मुगल काल में रंग। मुगल चित्रों में 4 प्रकार के रंग लगाए गए थे। अब वो 4 प्रकार के रंग कौन कौन से होते हैं? एक थे वनस्पतिक रंग, एक थे खनिज, रासायनिक और यांत्रिक रंग। वनस्पतिक रंग कौन कौन से होते हैं? सर्वाधिक फूलों को रगड़कर प्राप्त करे जाते हैं, वनस्पति से प्राप्त करे जाते हैं, फूल पत्तियों से। खनिज रंग हमारे कौन कौन से होते हैं? हिरोजी, लेपिस लाजुली, लाजवर्ड, खड़िया, जो कि हमारे मिट्टी से प्राप्त होते हैं। खनिज रंग कौन से होते हैं? जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, जैसे खड़िया, लाजवर्ड,
लैपिस लाजुली, रोंजी आदि। रासायनिक रंग में देखेंगे हम, रासायनिक रंग कौन कौन से होते हैं, जैसे सफेद रंग किससे प्राप्त होता है, जस्ते को जलाकर। लाल व सिंदूरी रंग किससे प्राप्त होता है, पारे की भस्म से। जंगाल रंग किससे प्राप्त होता है, तांबे के सिक्के में रखकर बनाया जाता है। कागज सरसों के तेल में कपूर जलाकर बनाया जाता है। तो इनको भी आपको पढ़ना है। मुख्यतः यही है कि मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ, 4 प्रकार के। ठीक है, ये भी आपको रखना है कि इनमें पूछ लेगा खनिज रंग कौन सा है, तो आपको ये ध्यान रखना है खनिज रंग कौन से होते हैं, वनस्पति रंग कौन से होते हैं, रासायनिक रंग कौन से होते हैं। या आपको पूछ लेगा तांबे के सिरके में रखकर बनाया जाता है, वह कौन सा रंग होता है, जो जगह रंग। इस तरीके से आपको ये चीजें तैयार करनी है। जानत्रिक रंग में पीला रंग कौन सा होता है, गौमूत्र से प्राप्त होता था। लाल रंग रक्त से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है वर्तिका यानी ब्रुश। अब ब्रुश भी भाई चित्रकारी हुई है तो कुछ ना कुछ माध्यम तो रहा होगा चित्र बनाने का। तो ब्रुश, अब ब्रुश किससे कैसे बनता था, गिलहरी ऊंट बकरे व फारसी बिल्ली से बनाई जाती थी। ठीक है, वर्तिका जो थी ब्रुश वो इनसे बनाई जाती थी। अगला पॉइंट है, गिलहरी के बालों से बनी तुलिका को सेवल को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, तो गिलहरी के बालों से जो तुलिका बनाई जाती थी, जिसे हम सेवल कहते हैं, उसको महत्वपूर्ण माना गया। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी जाता था। इस तुलिका से काम करने वाले को कलम करतार कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं पुराने प्रश्न जो हमारे इनकी विशेषताओं से आए हुए हैं। तो देखते हैं, अब देखेंगे हम। एक तो क्वेश्चन बना, सीधा सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन बना इन्होंने, जो एग्जामिनर ने पूछा, राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली थी। तो मुगल शैली थी। जैसे आप राजस्थानी शैली पढ़ोगे, अब समय काल जरूर याद रखना है, किस शैली का क्या समय काल रहा। तो ये थी हमारी 16वीं से 19वीं शताब्दी, और वो उसी का समय भी हमारी राजस्थानी का भी वो था। तो समकालीन कौन सी हो जाएगी, राजस्थानी हो जाएगी। 1 लाइनर मैंने क्वेश्चन रखे हैं। तो राजस्थानी शैली के समकालीन कौन थी, मुगल शैली। अगला देखते हैं नंबर, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने, ओल्ड ईयर क्वेश्चन है 1 लाइनर में। बसली किस प्रकार के चित्रों में लिए प्रयोग में लाई जाती थी। जो बसली थी किस प्रकार के चित्रों में के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तो लघु चित्रण, आप जानते हैं लघु चित्रण बनने शुरू हो गए पाल शैली से, आगे आगे फिर से लघु चित्रण ही बने। तो बसली का प्रयोग लघु चित्रण में ही होता है, कागज को चिपका कर। बसली क्या है, देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा, अब देखो बसली, अगर आपने वहां ठीक से पढ़ रखा है तो यहाँ क्वेश्चन देख लोगे। कागज पर चित्रण हेतु उचित धरातल, क्या है, एक धरातल ही है। फिर अगला क्वेश्चन, बसली क्या है, देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने दोनों ही, अगर 3 बार क्वेश्चन पूछा गया तो 3 बार ही मेंशन कराया गया। हम देख, यहाँ से हमें यह पता लग जाएगी कि एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा जा रहा है, सेम कितनी बार डिवाइड हो रहा है, और उसको चेंज करके कितनी बार पूछा जा रहा है। तो खास चीजें हो जाएंगी वो हमारे लिए। ठीक है, वो टॉपिक भी खास हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत घुमा के उसके और पास की चीजें आपको पूछ ले, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। पूछेगा वही जो पहले पूछे जा चुकी हैं, लेकिन उसके और पास की चीजें पूछ लेगा। जैसे आपको कुछ पूछ लिया तो अगली बार सन पूछ लिया, अगली बार कुछ और पूछ लिया उसी के बारे में, तो उनको जरूर ध्यान रखना। बसली क्या है, देखो फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछा गया, कागज पर चित्रण उचित धरातल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय व विकसित शैली का नाम बताइए। अब देखो ऊपर राजस्थानी दिया था, उसके समकालीन पूछ ली मुगल, यहाँ ईरानी जोड़ दिया एवं राजस्थानी, उसके समकालीन पूछ ली। मतलब ईरानी एवं राजस्थानी शैली को मिलाकर कौन सी शैली का निर्माण हुआ। तो मुगल शैली का हुआ, क्योंकि ये ईरान से ही आए थे। ईरानी शैली होगी, राजस्थानी राजपूत शैली होगी, इन दोनों को मिलाने के बाद जो शैली का निर्माण हुआ, यानी ऐसे भी कह सकते हो हिंदू मुस्लिम को मिलाने से कौन सी शैली बनी, मुगल शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण से हुआ। देखो दोबारा पूछ लिया, वही क्वेश्चन है सेम, अब के कैसे घुमाया, मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण से हुआ। ऊपर शैलियों के नाम खोल दिए और कौन सी शैली बनी ये पूछ लिया।
अब ये पूछ लिया मुगल शैली का कौन सा मिश्रण हुआ, अब ये विकल्प में दे दिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे फारसी, फारसी को ही हम ईरानी शैली भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहते फारसी प्लस भारतीय। अब भारतीय को आप कंफ्यूज ना होना, भारतीय राजस्थानी शैली थी, विशुद्ध भारतीय शैली थी, तो यहाँ पर राजस्थानी ना देकर भारतीय शैली दे दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर ईरानी ना देकर फारसी दे दिया, क्योंकि ईरानी को ही हम फारसी भी कहते हैं। तो किसका सम्मिश्रण है मुगल, फारसी और भारतीय का। यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको, आशा करता हूँ। अगला है भारतीय हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया। हम देखो यही घुमा दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसको भारतीय हिंदू मतलब राजस्थानी होगी, और विदेशी मुस्लिम कलाकार जो ईरान से आए थे को मिलाकर मुगल शैली को पूरी तरह किस भूमि पर विकसित किया। तो विकल्प में भारतीय भूमि दिया हुआ, तो मैंने भारतीय भूमि लिख लिया कि भारत में हुई मुगल शैली का ही जन्म इनको मिश्रण से हुआ, भारतीय भूमि पर हुआ, भारतीय भूमि दिया हुआ, तो यही ऑप्शन सही हो गया। अब रंग से आया एक क्वेश्चन, रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया, मिट्टी वाले रंग जो होते हैं हमारे खनिज रंग, उनको हम खनिज रंग कहते हैं। क्वेश्चन क्या बना, खनिज रंग। देखो कितनी आसान चीजें पूछ रहा है, बस समझना है। मुगल शैली में किस प्रकार के चित्रों का अभाव था। इसमें था नारी चित्रण का बहुत कम अभाव थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से मुगल शैली का जन्म हुआ। भारतीय, बिल्कुल। ईरानी, देखो कई बार पूछ लिया, इसको घुमा के पूछा है। क्वेश्चनों को बस घुमाना आना चाहिए आपको, भी कैसे ही पूछ ले उस चीज को बस आप फिट कर लो, पूछी खास चीजें ही जाएंगी, ये गारंटी है। आप खुद देख लोगे, पुराने क्वेश्चन आपने भी पढ़े होंगे, वही चीजों को बार बार पूछता है, लेकिन उनका बस क्वेश्चन पूछने का टेक्निक चेंज कर देते हैं। वो टेक्निक ही भैया, जो पढ़ेगा वो टेक्निक समझेगा। तो आप बने रहे चैनल के साथ, चिंता ना करें, आपको सारी टेक्निक बताई जाएंगी। क्वेश्चन हम भी कैसे कैसे पूछ रहे हैं आप खुद देखो, अच्छा लग रहा होगा आपको। किन दो शैलियों के मिश्रण से, ये हो गया हमारा। अगला, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुई। देखो अब यहाँ पूछ लिया, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा विकल्प होगा, उसी का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है किन दो शैलियों के मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण हुआ, और क्वेश्चन विकल्प में दिए भारतीय ईरानी, सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी। यहाँ पर भारतीय भी दिया हुआ है, लेकिन ईरानी की जगह यहाँ पर्शियन कर दिया, क्योंकि फारसी, पर्शियन, ईरानी, ये मुगल शैली के नाम है, ईरानी शैली, ठीक है, ईरानी शैली, सॉरी, मुगल ईरानी शैली, तो भारतीय व पर्शियन दे दिया, ये सही हो जाएगा। अगला, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलित से हुई। फिर दोबारा क्वेश्चन हुई, मतलब एक क्वेश्चन को देखोगे आप कई कई बार पूछ रहा है, बस थोड़ा सा आप चेंज मत देखो, राजस्थानी एवं ईरानी, कुछ रिपीटेड हो जाते हैं, सेम विकल्प सेम क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा सा इर्द गिर्द से उन्हीं के कोई टॉपिक है उससे ही रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं। तो बस तीन तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, या तो सेम रिपीटेड होंगे, या उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, या उसके और पास की चीजें होंगी। बहुत रेयर केस में बहुत अलग हटके क्वेश्चन पूछता है, उसको भी आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों से, ये हो गया। कारखाना शब्द किस शैली से संबंधित है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो जब थ्योरी आप ठीक से रिवाइज करते रहेंगे तो ये हो जाएंगे। इसी को मिनिएचर शैली कहते हैं, मिनिएचर मतलब लघु चित्रण शैली, ठीक है, तो आप समझ ही जाओगे। मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया, तो कितने रंगों में रखा गया, ऊपर पढ़ा मैंने, वैसे वहां पर कितने वर्गों में रखा गया, 4 वर्ग। कौन कौन से थे, रासायनिक, वनस्पतिक, खनिज और यांत्रिक, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस समय में हुआ। अब देखो उद्भव मतलब उसका समय काल 19वीं सदी से लेके 16वीं सदी ईस्वी से लेके 19वीं सदी ईस्वी तक, ये समय काल जरूर याद रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, जैसे समकालीन वगैरह। अगर ये याद है तो आप समकालीन वाले क्वेश्चन आप निकाल सकते हो आसानी से। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो इस वीडियो को देखा आपने।
आज हमने मुगल वंश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो उनको देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कल देखेंगे कि जो बाबर को देखेंगे। सबसे पहले एक बार आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे देखेंगे। जैसे बाबर की मैंने थ्योरी लिखी है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे ये यहाँ तक। उसके बाद जो भी यूथ की किताब में अब तक जो भी क्वेश्चन कहीं भी पूछे गए हैं वो मैंने बाबर से संबंधित यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब हम देखेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो क्या चीज महत्वपूर्ण है बाबर के अंदर जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन चीजों को हम देख के बाबर देखेंगे, उसके बाद हम हुमायूं देखेंगे, फिर जहांगीर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। जहांगीर देखेंगे, उसके बाद अकबर भी देखेंगे, हम अकबर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूरी थ्योरी रिवाइज करेंगे। ऐसे ही बढ़ते क्रम में चलेंगे आप। तो डेली आप बने रहें प्लीज। और आपसे पुनः फिर निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट्स में कोई आपको परेशानी हो इस वीडियो में, कोई बनाने में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो कृपया बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा और आपको बहुत बहुत अच्छा रिवीजन कराऊंगा। ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।